पिछली बार अचानक से पूरे शहर की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी और काफी भागम-भाग के बाद आखिरकार मैं पकड़ा जाता हूँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब मुझे ऑफर देती है कि अगर मैं उनके लिए काम करता हूँ तो वो मेरे सारे क्राइम्स को माफ कर देंगे, और उनकी बात मानते हुए मैं एक पुलिस वाला बन गया था। तो आज मेरा पुलिस ऑफिसर की जॉब पे पहला दिन था और मुझे हाईवे पेट्रोल ऑफिसर बनाया गया था। शुरुआत में तो मैं पुलिस ऑफिसर बन के काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन धीरे धीरे मेरी एक्साइटमेंट सारी की सारी टाई फिस हो गई, क्योंकि अभी बस मुझे बोला गया था कि जो भी गाड़ी ओवर स्पीड करेंगी या फिर ट्रैफिक रूल्स का वायलेट करेंगी उसे चालान दो। और ये काम मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो गया था। आधे घंटे तक तो मैं बस गाड़ियों को ऐसे ही गुजरते हुए देख रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक बाइक वाला बिना हेलमेट के दिखाई देता है। तो मैं उसे रुकाने के लिए हाथ दिखाता हूँ और जैसे ही वो बाइक रुकती है तो मुझे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो जब्बार का बेटा है। और उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? अरे तूने तो 5 करोड़ रुपए जीते थे ना, तू ट्रैफिक वाला कैसे बन गया? भाई क्या तू इसे जानता है? फिर मैं बोलता हूँ कि अगर हेलमेट नहीं है तो तुम्हें चालान भरना पड़ेगा। इतना सुनते ही जब्बार का बेटा बाइक से उतर जाता है और फिर घमंड से मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, ऐसा क्या ज्यादा होशियारी आई है? नहीं मेरी तो यहाँ पे सिर्फ जॉब लगी है। तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? तेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा भंगार वाला है। चल अब लाइसेंस और गाड़ी के पेपर भी दिखा। चल। अब जैसे ही जब्बार के बेटे से मैंने लाइसेंस और गाड़ी के पेपर मांगे उसकी हवा टाइट हो गई और वो बोलने लगा, अबे तू अब मैं क्या बोल रहा था, क्या तुम कुछ ले दे के मामला सेटल नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी जेबें गर्म कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ये बात करी मेरे अंदर का बाजीराव सिंघम जाग उठा। अगर तू बोलता है तो 500 रुपए पेटीएम करूँ? बोलना। अरे चुप्पी है, बोल। मेरे सर का पारा टोटली गर्म हो चुका था तो मैंने जब्बार के बेटों को एक जोर की रपेट लगा दी और फिर उसके बाद मैंने दोनों को रोड साइड में मुर्गा बनवा दिया। अब किसी भी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने से पहले ये लोग 4 बार सोचेंगे। साले तूने मुझे गलत जगह फंसा दिया। मुझे क्या पता था इसके अंदर सिंघम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों का मुर्गा बनाया ही था, तभी मैंने एक ओमनी वाले बंदे को ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ा। और जब मैंने इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करे तो मुझे पता चला कि ओमनी के इंश्योरेंस पेपर एक्सपायर है। मैंने उस बंदे को बोला कि तुम्हारा इंश्योरेंस एक्सपायर है, तुम्हें तो फाइन भरना पड़ेगा। तो ये सुन के वो बंदा बोलने लगा, ओ चीचा इतनी सी बात को इतना काय को लमा रहे तुम? 100-200 लो, बात को खत्म करो। और इतना सुनने के बाद मैंने लिटरली इसकी बात को खत्म ही कर दिया। इससे भी मैंने मुर्गा बना दिया। ओ देखो चीचा गलत करे तुमने। अबे ओ चुप रहे, ज्यादा मत बोल, कहीं अंदर ना डाल दे। मेरा तो यही मानना था कि इन लोगों को जब तक ऐसा सबक नहीं सिखाएंगे ये लोग रिश्वत देना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद ही मैं एक i20 वाले को पकड़ता हूँ जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा था। और जब मैंने उस बंदे से कुछ सवाल किए तो उसने कुछ ऐसे जवाब दिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? सिस्टम। आपकी आरसी कहाँ है? सिस्टम। आपका इंश्योरेंस कहाँ है? सिस्टम। पीयूसी है? सिस्टम। नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी पे? सिस्टम है। रात को खाने में क्या खाते हो? सिस्टम भाई सिस्टम। सिस्टम पे सिस्टम सिस्टम। उस बंदे के सारे जवाब सुनने के बाद मैंने उसे असली सिस्टम दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक अंकल जी को पकड़ा जो कि टाटा सफारी चला रहे थे और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मैं उन्हें बताता हूँ कि अंकल जी आपका लाइसेंस तो एक्सपायर है। तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे बेटा मैं तो अपने दांत का इलाज कराने जा रहा था। पर अंकल जी आपके तो दांत ही नहीं है। अरे मेरा मतलब मैं तो अपनी का इलाज कराने जा रहा था, असल में मुझे बवासीर है ना बेटा। ये सुन के मैं अंकल को बोलता हूँ कि मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपने टाटा सफारी को कुछ ज्यादा ही स्पीड में भगा रहे थे और लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही अंकल बोलने लगते हैं, अरे बेटा क्या बुड्ढे पे जुल्म करते हो, कुछ ले दे। नहीं। लेन देन की बात से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने इन लोगों को मुर्गा तो बनाया ही था पर साथ ही में सबकी गाड़ियों पे डबल फाइन लगा दिया था और मुझे उम्मीद थी कि इसके बाद से अभी लोग सुधर जाएंगे। लेकिन तभी मुझे इंस्पेक्टर साहब का कॉल आता है और जैसे मैं फोन उठाता हूँ तो इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, हेलो मूसा, हाईवे 44 पे तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा है और हमें शक है कि उसके अंदर चोरी का सामान है। उस ट्रक को रोको और पूछताछ करो। ये सुन के मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए, जैसे वो ट्रक आएगा मैं उसकी सारी जानकारी आपको दे दूंगा। ओके मूसा, ठीक है। और इतना बोल के इंस्पेक्टर साहब अपना फोन रख देते हैं। फोन रखने के बाद मैं अब उस ट्रक का इंतजार कर रहा था और लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे हाईवे पे दिखाई देता है एक तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक और उसे देख के मैं समझ गया था कि यही वो ट्रक है जिसे इंस्पेक्टर साहब ने रोकने को बोला था। उसकी चेकिंग करने के लिए मैं उसे हाथ दिखा के रोकने के लिए बोलता हूँ पर वो ट्रक वाला अपनी स्पीड कम करने के लिए तैयार ही नहीं था और फिर वो होता है जो मैंने सोचा भी नहीं था। जब ट्रक वाला बिना रुके भाग गया तब जाके मुझे बेइज्जती का एहसास हुआ और जब्बार का बेटा बोलने लगा, तुमने देखा वो तो भाग गया। पर मैं तो इतना समझ गया था कि इस ट्रक में जरूर कुछ न कुछ काला है और इस ट्रक को मुझे किसी भी हाल में पकड़ना था। मैं फटाफट अपनी स्कॉर्पियो में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके निकल पड़ता हूँ ट्रक के पीछे। मैंने ठान लिया था कि इस ट्रक को पकड़ के अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक वाले का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक वाले को ये बात मालूम पड़ी उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। फिर भी किसी तरह मैंने अपनी स्कॉर्पियो का फुल पावर लगाया और किसी तरह मैं ट्रक को कैचअप कर लेता हूँ। मैं अब ट्रक के साथ चल रहा था और सायरन बजा के मैंने कई बार ट्रक वाले को रुकने के लिए बोला और वो तो बस किसी भी तरह से भागना चाहता था। उसकी स्पीड कम करने के लिए मैंने उसे टक्कर मारना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था कि पब्लिक को कोई नुकसान न पहुंचे। आसपास काफी ट्रैफिक था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सबको सेफ रखते हुए इस ट्रक वाले को पकड़ूं और मेरी यही मजबूरी का फायदा उठा के वो ट्रक वाला बार बार आगे निकलता जा रहा था। मैंने कई तरीकों से ट्रक वाले को रोकने की कोशिश की लेकिन वो अब पागल हो चुका था। उसने अपना ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और वो भागने के लिए कुछ भी कर सकता था। पहले तो उसने अपनी लेन ही चेंज कर दी और जैसे ही मैं उस लेन में आया उसने मुझे टक्कर मार दी। मैं
तो बाल बाल बच गया था, लेकिन सामने जो ट्रैफिक चल रहा था वो नहीं। अब वो सल्फीरा ट्रक वाला सामने खड़ी हुई सारी गाड़ियों को कुचलता जा रहा था। 3-4 गाड़ियों को कुचलने के बाद उसने मुझे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी अपनी गाड़ी घुमाई और दूसरी लेन में उसके पीछे निकल पड़ा। मैं उसका पीछा करते करते काफी नजदीक आ चुका था और मैंने सोचा कि इसे टेक डाउन कर ही देना चाहिए, लेकिन तभी वो ट्रक वाला कुछ अजीब चीज करता है। वो अपने ट्रक को मोड़ता है और फ्लाईओवर से ट्रक को नीचे जंप करवा देता है, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ठंडे ठंडे पानी से ये क्या हो गया? और फिर वो ट्रक क्रैश होके नीचे गिर जाता है। ये देखते ही तुरंत मैं अपने गाड़ी को रोकता हूँ और उतर के देखता हूँ कि असल में क्या हुआ। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे दिखता है कि ट्रक डैम के नीचे वाले हिस्से में गिरा हुआ है। तो मैं फटक से अपनी स्कॉर्पियो को लेकर डैम के नीचे वाले हिस्से में पहुँच जाता हूँ और थोड़ी दूर चलने के बाद फाइनली मुझे वो ट्रक मिल ही जाता है। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को रोकता हूँ और गाड़ी से उतर के सब कुछ चेक करने लगता हूँ। अब जैसे मैं ट्रक के पास पहुँचा वैसे मैंने ड्राइवर को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे की मुझे उम्मीद थी ड्राइवर ट्रक छोड़ के ऑलरेडी भाग चुका था और वो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस ट्रक में बहुत सारे सोने के बिस्किट थे जो कि एक्सीडेंट की वजह से इधर उधर बिखर गए थे। देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा की सारा इलीगल सोना है जिसे स्मगल करके ले जाया जा रहा था। उसके बाद मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन लगा देता हूँ, सारी सिचुएशन बता देता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलते हैं, बहुत अच्छे मूसा, अच्छा काम कर रहे हो। बैकअप पहुंच ही रहा है, तुम अपनी पोजीशन पे वापस जा सकते हो। और इतना बोल के इंस्पेक्टर साहब फोन रख देते हैं। इस चीज में तो मुझे मजा आ गया था, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गया था नॉर्मल चालान काटने के लिए। और वापस आते ही मैंने 5 गाड़ियों को पकड़ लिया था। किसी पे नंबर प्लेट नहीं थी, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा था, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था और कोई ओवरलोडिंग कर रहा था। अरे साहिब गाड़ी छोड़ दो ना प्लीज। पहले मुझे ये बात बताओ कि बिना नंबर की गाड़ी क्यों चला रहे थे? कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है? अरे साहब नहीं, मैं तो ऑफरोडिंग करने गया था इसलिए मेरी प्लेट टूट गई। प्लीज मेरी गाड़ी को मत सीज करना भाई। ये सुन के मैं उससे बोलता हूँ कि अपनी गाड़ी के पेपर्स बताओ, लेकिन तभी मेरी गाड़ी की रेडियो से ये आवाज आती है, हेलो, बीच की तरफ से कॉल रिसीव हुई है, कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं। मैं बीच के एरिया के काफी पास था तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। ओ साहेब मेरी गाड़ी, ओ साहेब। मैं सभी लोगों को वही रखने के लिए बोलता हूँ और फटक से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके निकल पड़ता हूँ बीच की तरफ। मैंने सोच लिया था कि जो भी ये गंदी हरकत कर रहा हूँ मैं उसके साथ ऐसा सुलूक करूंगा कि उसके आने वाली 4 नस्लें मेरा नाम सुन के कांप जाएंगी। और मैं पूरी रफ्तार से फिर बीच की तरफ निकल पड़ा और यहाँ बीच में कुछ लफंगे अपनी थार से एक लड़की को परेशान कर रहे थे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई तो मुझे बचाओ। सिर्फ 5 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं बीच के ऊपर पहुंच जाता हूँ और गाड़ी से उतर के मैं देखता हूँ कि थार में कुछ गुंडे बैठे हुए हैं और वो एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ऑफिसर प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं गुंडों की तरफ देख के बोलता हूँ कि तुम सभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पर वो सारे के सारे गुंडे एकदम बेशरम थे। अपनी गलती मानने के बजाय उन सभी का लीडर चौड़ में मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, क्यों रे इंस्पेक्टर, बहुत मस्ती चढ़ी है कह रहे तेरे को। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, तेरे जैसा कानून का टट्टू मुझे गिरफ्तार करेगा? अबे पिल्ले जा जाके मेरे जूते चाट। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने फटक से अपना हाथ उठाया और इसके जोर से रपेट लगा दी और वो बंदा गिरते ही नीचे बेहोश हो गया। इसने तो बॉस पे हाथ उठा दिया। इनके बॉस को ठिकाने लगाने के बाद मैं फौरन थार की तरफ भागता हूँ और उसका दरवाजा खोल के सबसे पहले तो जो गाड़ी चला रहा था उसको बाहर खींचता हूँ और उसके बाद मैं उसे धड़ाधड़ सूतना शुरू कर देता हूँ। पंचेस लाता, घुस्से मुझे हर जगह मारता हूँ और उसे बहुत बुरी तरीके से बेहोश कर देता हूँ। फिर दूसरे बंदे को मैं गाड़ी से खींच के बाहर निकालता हूँ और वो तो एक ही मुक्के में सो गया था और उसी भी मैंने ठिकाने लगा दिया था। लेकिन जब मैं उन्हें हथकड़ी लगाने गया उनका बॉस साला फिर से उठ गया और वो मुझे मारने लगा। उसने थार पे मुझे टिका दिया था, लेकिन मैंने उसे पलट के वार किया और उसे घुसे मारना शुरू कर दिया। दूसरा घुसा खाने के बाद वो जमीन पे गिर गया था, लेकिन वो लड़ना छोड़ नहीं रहा था। वो काफी गुस्से से मुझे मारा जा रहा था और पूरी तरीके से बौखला चुका था। मैंने एक एक करके उसके सारे पंचेस को डॉज कर दिया और वक्त था अब इस खेल को खत्म करने का। मैं भागते हुए उसके पास गया, उसे कंधे पे उठा दिया और दे दिया उसे एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट और फिर दे दी मैंने उसे एक एक्स्ट्रा किक जिससे वो दोबारा उठ नहीं पाया। और फाइनली अब वक्त आ गया था इस लफंगे को हथकड़ी लगाने के लिए। सक्सेसफुली हथकड़ी लगाने के बाद वहाँ के सारे लोग मेरी वाहवाही करने लग रहे थे। वाह क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया ऑफिसर, इन दरिंदों से आपने मेरी जान बचा ली। वाह क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मान गए। और जब सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे थे मुझे लिटरली एक हीरो वाली फीलिंग आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने लफंगों को गाड़ी में हथकड़ी पहना के बैठा दिया और अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया और सीधा निकल पड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ। ये लफंगे अब लंबे टाइम के लिए जेल में जाने वाले थे और मैं तो चाहता था कि इन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो ताकि ये दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। अरे इंस्पेक्टर, तूने अपन को पकड़ के बहुत गलत काम किया रे। अरे भाई रखे दो उसे।
और मत भड़काओ यार प्लीज। फाइनली फिर आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और मैं सारे लफंगों को जेल में डाल के आ जाता हूँ। अब उन्हें जेल में डालने के बाद जब मैं वापस रिटर्न आ रहा था तभी मुझे दिखाई देता है कि एक बेवड़ा रास्ते के बीचों बीच अपनी गाड़ी बंद करके बैठ गया है। मैं फौरन अपनी गाड़ी रोकता हूँ, सायरन चला के उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और सीधा चलते हुए इस बंदे की तरफ जाने लगता हूँ। उस बंदे के ऐसी बीच में गाड़ी खड़ी करने की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो फिर मैं फौरन उस बंदे के पास पहुंचता हूँ और उसे बोलता हूँ कि यहाँ पे बीच में क्यों बैठे हो, जल्दी से अपनी गाड़ी हटाओ वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो बंदा मुझे बोलने लगता है, कर लो मेरे को अरेस्ट कर लो भाई, मेरे को छोड़ के चले गई, वो मेरे को छोड़ के चले गई जी, डाल दो मेरे को जेल में, डाल दे मेरे को जेल में, डाल दे मेरे को जेल में, डाल दे मेरे को जेल में। इस बंदे की बातें सुन के लग रहा था ये तो कोई दिल टूटा आशिक है, लेकिन चाहे ये कोई भी हो, इसे और इसकी गाड़ी को हटाना यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने इस बंदे से पूछा कि तुम्हारी गाड़ी की चाबी कहाँ है, तो वो मुझे बोलता है ये वो तो मैंने फेंक दी इंस्पेक्टर साहब। अब इतना बोल के वो बंदा बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी गाड़ी को हटाना यहाँ से काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो सबसे पहले जितना भी ट्रैफिक जमा हो रहा था मैंने उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते पे जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि इस बेवड़े आशिक ने अपनी गाड़ी को बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया था। और इसकी गाड़ी को रास्ते से हटाने के लिए मैंने अपने टो ट्रक वाले दोस्त को भी फोन कर दिया था। और लगभग 15 मिनट के बाद मेरा दोस्त अपना टो ट्रक लेके फाइनली आ ही जाता है और उसको देख के मुझे काफी सुकून मिलता है। फिर इतने ट्रैफिक में बड़े मुश्किल से अपने टो ट्रक को मोड़ता है और उस बेवड़े की गाड़ी पे टोइंग हुक लगा देता है। और फिर उसके बाद मेरा दोस्त अपना टो ट्रक को स्टार्ट करता है और सीधा उसकी गाड़ी को लेकर निकल पड़ता है पुलिस स्टेशन की तरफ। अभी ये बेवड़ा और उसकी गाड़ी दोनों जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद मैं भी अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ के मैं सीधा निकल पड़ता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। और इन्हीं सारे एडवेंचर्स के साथ मेरे पुलिस की जॉब का पहला दिन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी से 12,000 लाइक्स कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए और कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।